हे वेलकम 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 फ्रेंड्स। आप लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको सीए करने की सोच रहे हैं, सीए करने का सोच रहे हैं, या फिर आपके जान पहचान में आपके छोटे भाई बहन या दूर के कोई रिश्तेदार जो सीए करना चाह रहे हैं बट उनको पता नहीं है कि सीए करे कैसे, सीए में स्टार्ट क्या हो, कैसे करना है, कौन कौन सा लेवल होता है, कौन कौन सा लेवल में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, और उसके लिए पहला स्टेप क्या लेना होगा, और ये जो सीए का ड्यूरेशन है वो कितना है। इन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए दोस्तों, लेकिन आप अगर इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं या आप इसे उस व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं जो सीए करना चाहते हैं, तो उनके मैक्सिमम डाउट्स जो सीए रिलेटेड है वो पूरे हो सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो में दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट मैं आपको बताऊंगा कि सीए की जर्नी कैसी है, वो कैसे सीए में आप इंटर ले सकते हैं, सीए में एंट्री कैसे लेते हैं वो मैं बताऊंगा। इसका जो सेकेंड पोर्शन है, सेकेंड पार्ट है, उसमें मैं बताऊंगा कि हर लेवल पे कितने सारे पेपर्स हैं और उन पेपर में कौन कौन सी सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़नी पड़ेगी दोस्तों। सो आइए चलते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सीए की जर्नी दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। यस फ्रेंड, सो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि सीए का जो करिकुलम है या फिर सीए में एंट्री कैसे लेनी है वो पहले जानते हैं। तो इसमें दोस्तों आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपका दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, फाउंडेशन रूट, एंड दूसरा है डायरेक्ट एंट्री रूट। तो डायरेक्ट एंट्री रूट के बारे में पहले जान लेते हैं कि डायरेक्ट एंट्री रूट है क्या। तो डायरेक्ट एंट्री रूट में दोस्तों क्या होता है, जैसे सपोज आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप सोच रहे हो कि आपको सीए करना है, कोई प्रोफेशनल डिग्री करना है। तो सीए सीए में एक ऐसी प्रावधान बनाया गया है जहां पर वो बताता है आपको कि अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और ग्रेजुएशन में आपने सपोज आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है कॉमर्स बैकग्राउंड से, और आपके 55% है, 3 साल में जो एग्रीगेट आपका परसेंटेज है वो 55% है, तो उस केस में क्या होता है, आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाता है दोस्तों। या फिर अगर सपोज अदर ग्रेजुएट है, सपोज आप कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है, आप सपोज करिए कि साइंस बैकग्राउंड के हैं, आपको सीए करना है। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं मेरे जो साइंस बैकग्राउंड के हैं फिर भी उन्होंने सीए किया। और आपने देखे, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जो मेरे प्रिंसिपल थे वो भी साइंस बैकग्राउंड के थे, साइंस बैकग्राउंड के होने के बावजूद भी उन्होंने सीए किया। तो उनका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अधिक होता है, तो साइंस के भी स्टूडेंट ये करते हैं। तो उनके लिए भी ये प्रावधान बनाया गया है कि अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट नहीं है, किसी और स्ट्रीम से हैं, जैसे आर्ट्स है, साइंस है, तो उसमें भी आप अगर 60% आपने स्कोर किया है तो भी आपको सीए में डायरेक्ट एंट्री लेवल मिल जाएगी। मतलब आपको फाउंडेशन का जो एग्जाम है वो देने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ अगर कोई, आप सपोज करिए कि कॉस्ट अकाउंटेंट की डिग्री कर रहे थे, कॉस्ट अकाउंटेंट की डिग्री कर रहे थे, या फिर आप कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई कर रहे थे और आपने उसमें इंटर की एग्जामिनेशन को क्लियर कर लिया है, आर गेटिंग में। तो अगर आपने इंटर के एग्जाम को क्लियर कर लिया है किसी दूसरे प्रोफेशनल बॉडी में, तो यहाँ पर आपको छूट दी जाती है कि आप जो है डायरेक्ट इंटर लेवल में एंट्री कर सकते हैं। आप मतलब आपको जो फाउंडेशन जो एंट्री है वहां से लेने की कोई आवश्यकता नहीं, आपका जो स्टार्टिंग है वो लेवल 2 से स्टार्ट होगा दोस्तों। ओके, सो आई एम क्लियर है। तो अगर आप डायरेक्ट रूट से जाते हैं तो आपको करना क्या है, अगर आप ग्रेजुएशन वाले हैं, ग्रेजुएशन से कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट आप एडमिशन ले लीजिए इंटर लेवल में। डायरेक्ट आपको आर्टिकलशिप, आर्टिकलशिप मतलब सीए, आर्टिकलशिप का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसके अंडर में जाके आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जिसे हम लोग आर्टिकलशिप कहते हैं। तो आर्टिकलशिप के दौरान आपको ये बहुत सारी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को जानने का मौका मिलता है। जो आपने किताब में पढ़ा है उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं, इसके बारे में जानकारी आपको सीए फॉर्म में, जब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेते हैं, आर्टिकलशिप करते हैं, तो आपको उसकी जानकारी मिलती है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जब आप यहाँ पे आते हैं ग्रेजुएशन लेवल से, तो आपको डायरेक्ट 3 इयर्स की
प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आपको चल जाना। उससे पहले आपको 4 वीक का एक ICITSS मतलब ये कोर्स करना पड़ता है, इंस्टीट्यूट करवाती है। वो करने के बाद आप 3 साल की ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही आपके 9 महीने पूरे होते हैं, जैसे ही आपके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के 9 महीने पूरे होते हैं, देन यू कैन अपीयर फॉर IPCC का एग्जाम, मतलब इंटर का एग्जाम आप कर सकते हैं अपीयर। ओके, अब मेरा हुआ क्या, join 3 year practical training and appear in inter examination after 9 months of practical training। ये पार्ट क्लियर है। अगर आपने एग्जाम को क्लियर कर लिया, फिर आप डायरेक्ट CA फाइनल के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और फिर 3 साल की अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट करिए और आराम से अपना एग्जाम दीजिए। दोस्तों, अगर आप इंटर किसी और प्रोफेशनल कोर्स की इंटर को पास करके आए हैं और CA में डायरेक्ट एंट्री ले रहे हैं, तो उस केस में आपको पहले प्रैक्टिकल ट्रेनिंग डायरेक्ट आपको जाने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या होता है, पहले आप इंटर में रजिस्टर करिए, रजिस्टर करने के बाद उसका आप एग्जाम की तैयारी करिए, पढ़ाई करिए। एग्जाम की तैयारी करने के बाद आपको एग्जाम देना है। 8 मंथ्स के बाद आपका एग्जाम होगा, चाहे आप एक ग्रुप दे सकते हैं या बोथ ग्रुप दे सकते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि एक ग्रुप में क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, सेकेंड ग्रुप में क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, ये भी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ आने इसी वीडियो में। दोस्तों, तो आप ये जैसे कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको 4 वीक्स का ICITSS करना पड़ेगा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले। मतलब आप एग्जाम में अपीयर हो जाओ, उसके बाद जो आपका टाइम बचता है रिजल्ट आने तक का, उस टाइम में आप अपना वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, वो कंप्लीट होने के बाद आप प्रैक्टिकल 3 इयर्स का जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उसमें आपको एंट्री लेना पड़ेगा। ये जो प्रोसीजर है यहाँ से सेम हो जाता है किसके लिए, अगर सपोज करिए आप फाउंडेशन रूट से आए, मतलब आपने 10वीं का एग्जाम पास किया, 10वीं का एग्जाम पास करने के बाद आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपना ICAI के साथ। रजिस्ट्रेशन कराने से क्या होगा, आपके पास बुक्स आ जाएंगे, आप अपनी तैयारी तब से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपने 12 का एग्जाम अपीयर किया, 12 का एग्जाम अपीयर किया, उसके बाद आप CA फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हैं। CA फाउंडेशन का एग्जाम, क्योंकि जब आप एग्जाम फॉर्म भरते हैं CA फाउंडेशन के लिए, तो उसमें एक कॉलम रहता है कि आपने 12 में अपीयर किया या नहीं, उसको आपको टिक करना पड़ता है। ओके, सो वो ऑप्शन करने के बाद जैसे ही आप 12 आपने क्वालिफाई किया प्लस CA फाउंडेशन को क्वालिफाई किया, ये जब दोनों क्वालिफाई हो जाएंगे आपके, तो फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं IPCC के लिए, मतलब इंटरमीडिएट कोर्स के लिए। ये सेकेंड लेवल है आपका। दोस्तों, तो यहाँ पर आप फिर यहाँ से आपका सेम प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है जैसा कि इंटर के लिए, मतलब रजिस्टर करवाइए, 8 महीने बाद आप एग्जाम दीजिए, एक ग्रुप का दे सकते हैं, दोनों ग्रुप का दे सकते हैं। एग्जाम देने के बाद जैसे ही आप पास करते हैं, तो आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट होने के पहले आपको फर्स्ट ग्रुप वो क्लियर करना जरूरी है। अगर वो आप एक ग्रुप क्लियर करते हैं, तो फिर आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, उसके पहले नहीं कर सकते। जैसे आप पास किए, ट्रेनिंग हुआ, बोथ ग्रुप हो गया, तो आप CA फाइनल की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसके बाद आपको 3 साल की जो आपकी ट्रेनिंग चल रही है वो चलती रहेगी। 2 इयर्स के बाद आपको एक 4 वीक्स का प्रोग्राम करवाती है इंस्टीट्यूट, वो आपको करना पड़ेगा। ये नए CA का जो कोर्स है उसमें ये लाया गया है कि आपको 2 साल में आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा। 4 वीक एडवांस ICITSS इन लास्ट 2 इयर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, मतलब आपका जब 2 साल बचा हुआ है उसके दौरान आपको ये कंप्लीट करना है। उसके बाद आप क्या करते हैं, फाइनल एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। 6 मंथ आपका अगर बचा हुआ है, मतलब आफ्टर 2.5 इयर्स, अगर आप 2.5 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर चुके हैं, उसके बाद आप CA फाइनल के एग्जाम में अपीयर होने के लिए क्वालिफाई है, आप एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। उसके करने के बाद आपको, जैसे ही आपने एग्जाम कर लिया, उसके बाद आपको एक और सक्सेसफुल करना पड़ता है, क्या, एडवांस ICITSS, ये भी कोर्स आपको कंप्लीट करना पड़ता है। इसमें बेसिकली दोस्तों सिखाया जाता है आपको कंप्यूटर का एक पोर्शन है जो IT जिसको बोलते हैं वो कराया जाता है, और एक पोर्शन आता है आपका
सॉफ्ट स्किल के बारे में सिखाया जाता है, वो कंप्लीट करना पड़ता है आपको। तो ये दोनों ट्रेनिंग होने के बाद और जैसे ही आपका 3 साल पूरा कंप्लीट होता है, आपने सीए का एग्जाम दिया, क्वालिफाई कर गए, आपके 6 महीने की जो बची हुई थी आर्टिकल से, उसको भी आपने कंप्लीट कर लिया। इसको कंप्लीट करने के बाद और सभी जो भी रिक्वायरमेंट थी उसको कंप्लीट करने के बाद आप जो है क्वालिफाई करते हैं फाइनल एग्जाम, और उसके बाद आप सीए इंस्टीट्यूट के मेंबर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मेंबरशिप नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो ये पूरा प्रोसेस है सीए का जर्नी का, कि आप कैसे सीए में इंटर लेते हैं और कैसे करते हैं। अब दोस्तों मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, मतलब ये जो आगे का जो सेशन है, इसमें मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी पढ़ाई को करेंगे और आपको ये तीनों लेवल में क्या क्या मिलेगी। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपके सामने में ये जो स्क्रीन है आप लोग देख पा रहे होंगे, तो इसमें आप देखेंगे कि आपका ये 3 लेवल है। पहला लेवल मैंने बताया कि आपके लिए क्या है, सीए फाउंडेशन है। सेकेंड लेवल मैंने बताया कि आपके लिए इंटर है, सीए इंटरमीडिएट जिसको बोलते हैं, और सीए फाइनल। ये 3 लेवल है। अगर आप डायरेक्ट आ रहे हैं डायरेक्ट रूट से, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना होगा। अगर आप 12 के बाद आ रहे हैं तो आपको सीए फाउंडेशन से स्टार्ट करना होगा दोस्तों। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं तो आपको ये तीनों लेवल में पास होने के लिए जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। पहला क्राइटेरिया, आपके सभी सब्जेक्ट्स में 40 मार्क्स या उससे ज्यादा आने चाहिए। ओके, 40 या 40 से अधिक मार्क्स आपके हर सब्जेक्ट में होने चाहिए। सेकेंड क्राइटेरिया है कि ओवरऑल जो टोटल है, टोटल में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। ओके, अगर आप सपोज दो ग्रुप जो सेकेंड लेवल से स्टार्ट होता है उसमें दो ग्रुप है, तो अगर आप 2 ग्रुप का एग्जाम एक साथ देते हैं, तो अगर आपका 40% हर पेपर में है, बट एक ग्रुप में ओवरऑल 50% नहीं हो रहा है, और बट आपने सेकेंड ग्रुप का भी एग्जाम दिया, उसमें भी आपका 40% से सब में ज्यादा है, और उसमें 55% है। सपोज करिए कि पहला ग्रुप में आपका 45% है, नेक्स्ट ग्रुप में आपका 55% है, तो ये दोनों ग्रुप का मिला के एवरेज में 50% हो गया, और इसमें आप क्वालिफाई माने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज करिए आपका ग्रुप 1 में 189 मार्क्स आया, और ग्रुप 2 में 211 मार्क्स आया, टोटल में आपका 400 मार्क्स आ गया, यू विल बी क्वालिफाइड। ओके, सेकेंड ऑप्शन लेते हैं कि अगर आपका सपोज 203 मार्क्स आया ग्रुप 1 में और 197 मार्क्स आया ग्रुप 2 में, इस परिस्थिति में भी आप पास माने जाएंगे, क्वालिफाई माने जाएंगे दोस्तों, क्योंकि आपका ओवरऑल 800 के पेपर में 400 अपीयर हो चुका है, आपने कर लिया है एक स्कोर, और आपके 40 मार्क्स भी हर पेपर में है। सपोज करिए कि आप किसी परिस्थिति वश 40 मार्क्स से कम आया है, तो फिर तो आप ओवरऑल आपका अगर 50% से भी ऊपर है तो भी आप फेल माने जाएंगे उस ग्रुप में। लेकिन इंस्टीट्यूट एक चीज बताती है कि चलिए अगर आप किसी भी पेपर में 60 मार्क्स लाते हैं, भले आप फेल हो गए उस ग्रुप में, तो अगर वन सीटिंग में आप अगर जिस पेपर में 60 मार्क्स लाते हैं, तो उस पेपर में आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है। एग्जेम्पशन मिलने का मतलब ये है दोस्तों कि आने वाले 3 एग्जाम्स में जो आप बैठने वाले हैं, उस 3 एग्जाम में वो पेपर देने की आपको आवश्यकता नहीं है। इससे होगा क्या, आपका बर्डन जो है कम हो जाएगा, और आप अपने अदर सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करके उसको बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे दोस्तों। तो आई होप ये क्राइटेरिया आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यही जो क्राइटेरिया है वो तीनों लेवल में एप्लीकेबल होता है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको शेयर करता हूँ कि पहले सीए फाउंडेशन में आपको क्या क्या देखना होगा। तो दोस्तों सीए फाउंडेशन में आपके 4 पेपर हैं। पहला पेपर है दोस्तों अकाउंट्स का, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, जो 100 मार्क्स का होता है दोस्तों। सेकेंड पेपर है बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। इसमें आपको लॉ के बारे में बताया जाएगा, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एक्ट, कंपनीज एक्ट की कुछ सेक्शंस, ये सब आपको बताए जाएंगे। और साथ में ही आपको इंग्लिश, मतलब आप कैसे ड्राफ्टिंग करेंगे, रिपोर्टिंग बनाएंगे आपका, ये भी इसमें इंक्लूड किया गया है, जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो पाए। ओके, उसके बाद थर्ड पेपर है आपका बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये आपका थर्ड पेपर है जो कि 100 मार्क्स का है।
और जो लास्ट पेपर है दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज। इसमें भी आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब ये 4 सब्जेक्ट में आपका 400 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है और इस 400 मार्क्स में आपको 50% स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप लेवल 2 यानी कि इंटर में दाखिला ले पाएंगे और इंटर का आप कर पाएंगे दोस्तों। ओके हाँ, तो दोस्तों इसमें आपको 2 ग्रुप है, 2 ग्रुप्स आर देयर। पहला ग्रुप है जिसमें आपके 4 पेपर है दोस्तों, और दूसरा ग्रुप है उसमें भी आपके 4 पेपर है। पहले ग्रुप में आप देखेंगे कि आपका सबसे पहले अकाउंट्स 100 मार्क्स का, सभी पेपर 100 मार्क्स के दोस्तों, और इस 100 मार्क्स में आपको जितना चाहे आप स्कोर कर पाएंगे, कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप उस पर कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस पर ये डिपेंड करता है। सेकेंड है आपका कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। थर्ड है आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फोर्थ है आपका टैक्सेशन। ये आपका पहला ग्रुप हो गया। आप चाहे तो एक एक ग्रुप करके भी आप बैठ सकते हैं एग्जाम में, और दोनों ग्रुप का एग्जाम एक साथ भी दे सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको हमेशा 2 ग्रुप को एक साथ में देना चाहिए, जिससे आप मेंटली अधिक प्रिपेयर हो पाएंगे, क्योंकि ऐसे भी अगर आप एक एक ग्रुप करके भी देते हैं तो वो आपका 2 अटेम्प्ट ही काउंट होगा। तो अगर ये बेटर है कि आप 1 ग्रुप करके ही ना देकर आप दोनों ग्रुप का एक साथ एग्जाम दें। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट पेपर आपका आता है जो सेकेंड ग्रुप का पहला पेपर है, वो एडवांस अकाउंटिंग। सेकेंड पेपर है यानी कि 6 नंबर पेपर है इंटर का, वो है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। 7वां नंबर पेपर है दोस्तों इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपका हो गया 7वां नंबर पेपर, ग्रुप सेकेंड का 3rd नंबर पेपर। ये आपका 50-50 मार्क्स का रहेगा, मतलब इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम 50 मार्क्स का, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी 50 मार्क्स का। और उसके बाद आता है फाइनल पेपर, 8th नंबर पेपर, जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। ओके, सो ये आपका है सेकेंड ग्रुप का। एक्सक्यूज मी फ्रेंड। ओके फ्रेंड्स, सो आपको क्लियर हो चुका होगा अभी तक कि इंटर में आपके 8 पेपर हैं। 8 पेपर में 2 ग्रुप है, 4-4 पेपर करके दोनों ग्रुप में दोस्तों। आप एक ग्रुप में भी बैठ सकते हैं, दोनों ग्रुप में भी बैठ सकते हैं एक साथ। मेरा सजेशन है कि आप दोनों ग्रुप में एक साथ बैठे, ताकि आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर पाए, और उससे जो आपका सेटअप बेनिफिट है जो मैंने क्राइटेरिया में दिखाया था, तो आपका वो सेटअप बेनिफिट भी आप उसमें उठा सकते हैं। कभी कभी होता है कि एक लक का फैक्टर आ जाता है, तो मेरा सजेशन है आपको वो करना चाहिए दोनों ग्रुप। बट आप अगर कंफर्टेबल हो एक एक ग्रुप में एंड श्योर हो कि यस आई कैन डू दिस, देन यू शुड गो फॉर दैट। ओके, सो चलिए नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, दैट इज सीए फाइनल। सीए फाइनल में दोस्तों 8 पेपर्स हैं, जिसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप में 4 पेपर, सेकेंड ग्रुप में 4 पेपर। पहले ग्रुप में दोस्तों आपके जो पेपर्स हैं वो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब अकाउंटेंसी। ओके, उसके बाद है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें आप देखेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत सारी पढ़ाई है, फॉरेक्स, डेरिवेटिव्स, व्हाटएवर जो भी मतलब फाइनेंस रिलेटेड है, वो आपको इस सब्जेक्ट में जानने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स। ऑडिट के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि सीए का एग्जाम है, तो ऑडिट इसमें होगा ही। प्लस प्रोफेशनल एथिक्स मतलब सीए एक्ट के अनुसार सीए को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, अगर आप प्रैक्टिस में हो तो क्या है नहीं है, वो सब के बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद आपका कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक्स लॉज आता है, जो कि आपका 4th नंबर का पेपर है ग्रुप 1 का। सेकेंड है आपका ग्रुप जिसमें 5 पेपर है। पहला है आपका स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कॉस्टिंग समझ लीजिए। सेकेंड पेपर जो है ग्रुप 2 का, और ओवरऑल 6 नंबर पेपर, इसमें आपको ऑप्शन दिया जाता है दोस्तों। इन सारे सब्जेक्ट में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं एज पर योर प्रेफरेंस। आप जिस सब्जेक्ट को चूज करेंगे उसके लिए आपको एग्जाम में अपीयर करना पड़ेगा। तो आप अपने सुविधा के अनुसार, जैसे रिस्क मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट है, एक फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट है, इंटरनेशनल टैक्सेशन है, इकोनॉमिक लॉज है, ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड स्टैंडर्ड्स,
मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी है। तो ये सब आपको ऑप्शन दिए जाते हैं जिसमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको एक ये बेनिफिट रहेगा कि जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो आपका स्ट्रेंथ है, उसके अनुसार आप इस पेपर को सेलेक्ट कर सकते हैं। जो कि जैसे सपोज इंटरनेशनल टैक्सेशन, टैक्स में आज जो आप पढ़ेंगे उसी में से इंटरनेशनल टैक्सेशन का एक बहुत बड़ा सा पोर्शन जो है जिसको डिटेलिंग में और बहुत सारी चीजों को, तो अगर आपको टैक्स अच्छा लगता है तो आप टैक्सेशन चुन सकते हैं, इंटरनेशनल टैक्सेशन। अगर आप इकोनॉमिक्स में आपको बहुत अच्छा है तो इकोनॉमिक लॉज जो रिलेटेड है, कॉर्पोरेट लॉज जो पढ़े हैं उसमें इकोनॉमिक लॉज तो कुछ पढ़े थे, अब उसका और भी एडिशनल जो वर्जन है वो इसमें आप पढ़ सकते हैं। तो जो आपका जो फेवरेट एरिया है उसके अनुसार आप इसमें चूज कर सकते हैं अपना फेवरेट सब्जेक्ट। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे आपके लिए 7 नंबर पेपर है डायरेक्ट टैक्स लॉस एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। ओके, एंड द लास्ट पेपर इज इनडायरेक्ट टैक्स लॉस, जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये सब इसमें कवर होता है। तो दोस्तों ये आपका रहा 8 पेपर और ये तीनों लेवल को मैंने आपके सामने डिफाइन कर दिया है। अगर आपको ये कुछ समझ में आया, आई होप, क्योंकि मैंने इसको पूरा कवर किया है जहां तक पॉसिबल है, और आने वाले में वीडियो में आपसे शेयर करूंगा कि किस पेपर में आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन सा टॉपिक है, तो उससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। मेरा एक सजेशन है दोस्तों, सपोज आप अगर 12th के एग्जामिनेशन के लिए अभी अपियर कर रहे हो, अगर आप 12th का एग्जाम देने के बाद सोच रहे हो कि सीए करना है, तो मेरा सजेशन यही रहेगा दोस्त कि आप पहले 12, 11, 12 में अपने अकाउंट्स को, मैथमेटिक्स को, इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से आप ग्रैप्स कर लो, अच्छे से लर्न कर लीजिए, उसको अच्छे से अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लीजिए, जिससे आपको सीपीटी या मतलब सीए फाउंडेशन जो अभी हो गया है, सीए फाउंडेशन में आपको परेशानी बहुत कम होगी। ओके, अगर आपका पहला लेवल सीए फाउंडेशन वो जस्ट एक आपका क्या है, एंट्री लेवल है, यहाँ से आपका सीए का जर्नी स्टार्ट होता है। ओवरऑल आपका अगर आप सब 1 अटेम्प्ट में पास करते जाते हैं तो आपको ये 4.5 years to 5 years के अप्रॉक्स आपका ये टाइम फ्रेम लग जाता है, अगर आप 1 शॉट में सब पास करते रहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि अगर आप डिसीजन ले रहे हैं, आज जो आप डिसीजन लेंगे वो आपका आने वाला 5 साल का डिसीजन होगा, और वो 5 साल आपके आने वाले अगले 25 साल को डिसाइड करेंगे या 30 साल को डिसाइड करेंगे। तो आपका जो डिसीजन होना चाहिए इस सोच से लीजिए, ताकि आप आने वाले 30 साल का डिसीजन ले रहे हैं, आने वाले 35 साल का डिसीजन ले रहे हैं। इसीलिए अपने टीचर से सलाह ले लें, जो आपके टीचर से गुरु हैं, या आपके फैमिली में जो है एजुकेटेड पर्सन, उनसे आप सलाह ले सकते हैं। आपके भैया, दीदी, चाचा, अंकल जो भी है, उनसे आप सलाह ले सकते हैं। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी के कमेंट्स को मैं रिप्लाई कर पाऊँ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड, और अपने दोस्तों से आप शेयर कर लीजिएगा जो भी सीए की जानकारी लेना चाहते हैं दोस्तों। And thank you once again for watching this video. Thank you so much.